हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो हम अपनी सीएमए, सीए, सीएफ की फाउंडेशन की जो इकोनॉमिक्स थी, उसके लेक्चर को कैरी करते हैं। जिन्होंने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग टू एंड। ओके, तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट का हमारा चैप्टर चल रहा था। ओके, तो अब हम इसका जो नया टॉपिक है ये वाला देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है दोस्तों? कि पर यूनिट कॉस्ट क्या है, किसी भी प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट क्या है। अगर हम कोई यूनिट खरीदने जा रहे हैं बाजार में, तो अगर हम उसकी एक एक पेन की अगर कॉस्ट कितनी आई, उसको हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। और मान लीजिए एवरेज कॉस्ट तो पता लग गया ना आपको, एक पेन की कॉस्ट कितनी है। उन्होंने बोला 10 रुपए, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट निकल जाए, ये एवरेज कॉस्ट हो जाएगी 10 रुपए। उसके बाद होता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? सपोज मान लीजिए आप 10 पेन बनाते हो, 10 पेन को बनाने की कॉस्ट जो है कंपनी को खर्चा 100 रुपए आ जाता है। एक और यूनिट बनाएंगे तो 11 यूनिट बनाने का जो खर्चा होगा मान लीजिए 110 रुपए आता है। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आई? 10 रुपए की। तो यही एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट। एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने से यानी बनाने से जो आपको एक्स्ट्रा खर्चा आया है, उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। ओके, पढ़ते हैं एवरेज कॉस्ट क्या होती है। इट इज द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट व्हेन द टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड विद नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड। यानी टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देना आपको क्वांटिटी से, जितना आउटपुट आपने बनाया है, एवरेज कॉस्ट निकल जाएगी। पहला फॉर्मूला है। कई बार एमसीक्यूज में या 2-3 नंबर में जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला कारगर है कि एवरेज कॉस्ट निकालने का एक और फॉर्मूला है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, इट इज द एडिशनल कॉस्ट ड्यू टू प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट को बनाने से जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है, उसी को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। It is the additional cost to produce the additional unit of a thing or one more unit of a thing. The change in the total cost is also called marginal cost. Marginal cost is equal to change in total cost divide में change in output, TCN minus TCN minus 1 units. सिंपल सा चेंज इन टोटल कॉस्ट। मान लीजिए मैंने जैसे ये बोला 10 यूनिट बनाने से आपको 100 रुपए की कॉस्ट आती है, तो एक और यूनिट बनाने से आपको 10 की आए, तो इन दोनों में कितना चेंज आया? 110 माइनस 100 डिवाइड में यूनिट कितना है? 11 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 10। 110 में से 100 गए 10 और 11 में से 10 गए 1, ये आ जाएगा आपका 10। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट। ये हो गया ना, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड में चेंज इन आउटपुट। तो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज आल्सो इन यू शेप। एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। आइए एक डायग्राम देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को समझने के लिए। In the above diagram, the first stage with both MC and AC go on diminishing. ये हमारा MC भी डिक्रीज होता है फर्स्ट स्टेज में और AC भी डिक्रीज होता है, लेकिन जो MC है वो ज्यादा डिक्रीज होता है AC से। The MC is less than AC, यानी MC less than. So in the first stage, MC curve is below and AC curve is above. In the second stage, अब सेकंड स्टेज में MC और AC दोनों इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और MC ज्यादा इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू AC. So in this stage, the MC curve is above and AC curve is below. Changes in the MC are more than changes in AC. MC curve cuts the AC curve when the AC is minimum, यानी abnormal profit. जब AC minimum होगा वहां पर MC को काटता है। क्योंकि ये डायग्राम है, ये हो गया आपका MC। जब ये दोनों गिर रहे थे तो MC जो है वो ज्यादा गिर रहा था इन कंपैरिजन टू AC। और फिर जब ये दोनों इंक्रीज होना स्टार्ट हुए तो MC जो है वो ज्यादा इंक्रीज हुआ। जहां पर MC और AC आपस में दूसरे को काटते हैं, क्रॉस करते हैं, वहां पर हम जो AC होता है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है? वो मिनिमम होती है। एवरेज कॉस्ट वहां पर क्या होती है? मिनिमम होती है एवरेज कॉस्ट वहां पर। आइए थोड़ा आगे देखते हैं। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। इन अ शॉर्ट पीरियड अ फर्म हैज अ फिक्स्ड स्केल ऑफ प्लांट, द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व corresponding to a particular scale of plant. So in short period the firm can operate on a particular scale of plant. यानी जो शॉर्ट पीरियड होता है आप उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हो, आपके पास उतने साधन नहीं है आपके पास, तो शॉर्ट रन में जितना भी आपके पास अवेलेबल साधन है उसी से ही आपको काम चलाना पड़ेगा और उसी से ही आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप मशीन को चेंज नहीं कर सकते हो, लेबर को चेंज नहीं कर सकते, कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते।
बट इन द लॉन्ग रन अ फर्म कैन चूज अमंग द पॉसिबल साइजेस ऑफ प्लांट। अगर आपको मशीन चेंज करनी तो आप लॉन्ग रन में बहुत समय है आप तो आप चेंज कर सकते हो। It can move from one scale of plant to another scale of plant. This can be shown by the following diagram. यानी ये जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है ये एक ही उस पे चलते हैं, लेकिन ये लॉन्ग जो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, यानी आप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में कुछ भी कभी भी प्रोड्यूस कर सकते हो। आपके पास समय ज्यादा है, आप चेंजेस कर सकते हो। आपको नई मशीन लानी है, आप नई मशीन ला सकते हो। आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, आप कैपिटल भी जो है वो ला सकते हो। लॉन्ग रन में आपके पास समय ज्यादा होता है, शॉर्ट रन में आपके पास समय इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है। आइए एक बार इनका इस डायग्राम को पढ़ते हैं हम कि क्या कंक्लूजन है डायग्राम का। आइए, in the above diagram there are various short run average cost curve which correspond various sizes of plant. The LAC curve will be tangent to each of the short run AC curve. It shows the least possible AC produce the quantity of the output when a scale of plant is varied. यानी जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उसमें हम ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उसमें हम टाइम टू टाइम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय अवेलेबल है काफी सारा। LAC कर्व इज अ यू शेप, आप देख रहे हैं ये यू शेप बन रहा है, ऐसे ऐसे पहले गिर रहा है फिर ऊपर उठ रहा है। LAC कर्व इज अ यू शेप। LAC कर्व इज आल्सो कॉल्ड प्लानिंग कर्व। एक एक नंबर में पॉइंट आ सकते हैं। LAC कर्व को हम प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं और इन्वेलप कर्व भी बोलते हैं, इन्वेलप कर्व। लाइक द LAC कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज आल्सो यू शेप, यानी जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो भी यू शेप है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो भी यू शेप है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का दूसरा नाम क्या है? प्लानिंग कर्व और इनवेलप कर्व। ओके, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। Economics of scale. Economics of large scale of production. Economics of scale are the reduction in per unit cost of production as the volume of production increases. When the output is carried on larger quantities, these are some advantages. These advantages are called economics of large scale production. These economics are divided in two types: internal economics or external economics. क्या होता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल? जब आप ज्यादा यूनिट बनाते हो ना तो आपको कॉस्ट कम आती है। ठीक है, जब आप ज्यादा यूनिट बनाते हो कि आपको पता है लेबर आपको उतनी ही देनी है, आप अपनी लेबर से एक यूनिट बनाओगे तब भी महीने की उतनी ही तनख्वाह देनी है आपको। आप 100 यूनिट बनाओगे तब भी आपको उतनी ही तनख्वाह देनी है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में क्या होता है कि जब आप ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बनाते हो, आपने भी देखा होगा कि जब आपको सामान खरीदने जाते हो बाजार में, तो जब आप बल्क में सामान खरीदते हो तो आप उससे बार्गेनिंग करते हो कि मैं ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीद रहा हूँ तो मुझे सस्ता चाहिए, तो वो थोड़ा रिड्यूस कर देता है प्राइस को। तो सेम ऐसी होता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, जब आप लार्ज प्रोडक्शन में सामान बनाते हो तो आपको कॉस्ट पर यूनिट जो होती है दोस्तों, यानी एक यूनिट की कॉस्ट प्यार दोस्तों कम पड़ती है। Internal economics, when a firm expand its size of business, increase its output, it gets some advantage. They are called internal economics. These internal economics are related to single firm and not related to all other firm in the industries. Types of internal economics. Labor economics. लेबर इकोनॉमिक्स कहने का मतलब क्या है कि जब आप किसी व्यक्ति से, मान लीजिए एक लेबर की टीम है, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप एक ही काम को बार बार उनसे करवाते हो ना तो वो उस काम को करने के एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, एक चैप्टर की हमने प्रैक्टिस करी एक बार, फिर दोबारा उसकी सेकंड टाइम प्रैक्टिस करी, तीसरी बार थर्ड टाइम प्रैक्टिस करी, फोर्थ टाइम में हम चैंपियन बन जाते हैं। तो प्रैक्टिस कहते हैं ना मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वही होता है यहाँ पर। इसका बेनिफिट क्या मिलता है कि जब आप एक ही काम को एक लेबर करता रहता है तो वो एक्सपर्ट बन जाता है उस काम का, वो एक्सपर्ट बन जाता है। तो वो क्या होता है कि पहले वो एक घंटे में 10 यूनिट बनाता था, तो आज प्रैक्टिस कर करके और सेम काम को कर करके एक ही घंटे में वो 15 यूनिट बनाने लग गया। टेक्निकल इकोनॉमिक्स सिंपल सा है कि जिस तरीके से आप बड़ी बड़ी मशीनें लगाओगे तो उसको आपका बेनिफिट होगा, उस मशीनों को बनाने से आपको क्या होगा कि फटाफट से यूनिट बनेगी और आपको पर यूनिट कॉस्ट कम आएगा। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, अगर आप हाईली टैलेंटेड और एजुकेटेड और स्किल्ड अगर मैनेजर्स रखोगे तो वो आपको क्या है कि अच्छे अच्छे डिसीजन लेने में मदद करेंगे और वो डिसीजन जो होंगे लेने में वो आपको बेनिफिट देंगे। मार्केटिंग इकोनॉमिक्स, आप जितना ज्यादा मार्केटिंग करोगे तो लोग उतने आपके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। आप जितने अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करोगे ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको प्रोडक्ट को खरीदेंगे। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है कि
लॉन्ग फर्म्स विल एबल टू बोरो क्रेडिट इजीली, यानी अगर आपका काम अच्छा है, आपके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, तो आपने देखा होगा ना कि बैलेंस शीट लोग किस लिए भरते हैं, इनकम टैक्स के रिटर्न किस लिए भरते हैं, इनकम टैक्स के रिटर्न किस किस अपनी यानी अपने जो फाइनेंशियल पेपर होते हैं वो इसलिए अच्छे रखते हैं, ताकि क्या होता है, ऑडिट इसलिए करवाते हैं, अपने रिटर्न इसलिए फाइल करते हैं, कभी उनको पैसे की रिक्वायरमेंट हो और वो बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एनबीएफसी से अगर वो लोन लेना चाहें तो इजीली उनको मिल जाए लोन। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपकी अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर टीम होगी तो आपको क्या इनोवेटिव आइडियाज देगी, नए नए रिसर्चेस करेगी, जिससे आपको कॉस्ट जो है किसी भी सामान को बनाने की, प्यारे मित्रों, कम कॉस्ट आए। कोई भी इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सारी वीडियोस को एक एक करके देखिएगा, मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, एक छोटा छोटा वीडियोस बनाकर, ताकि इशू ना आए कुछ भी। उसके बाद इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स, मैनेजर डिस इकोनॉमिक्स, मान लीजिए अगर आपने हायर अथॉरिटी जो है वो हायर करी, टैलेंटेड बंदों को हायर किया, लेकिन वो बंदे ही ढंग से अगर काम नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो टाइम टू टाइम आपको जो मैनेजर है, जो आपके स्किल्ड पावर है, उसको भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा दिक्कत है कि कई बार जो जिस पर हम विश्वास करते हैं वही अगर डिसीव दे दे, हमें धोखा दे दे, तो वो प्रॉब्लम है। टेक्निकल डिसइकोनॉमिक्स, कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी हम लाते तो अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। रिस्क बियरिंग टेक्निक्स, लोन वोन लेते हैं जो हम, कई बार क्या होता है कि जो हम लोन वोन लेते हैं, उससे क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए जिस पर्पज से हमने लोन लिया, वो पर्पज अगर हमारा पूरा नहीं हुआ तो हमें फायदा देने की बजाय नुकसान देता है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अनिल अंबानी है, उन्होंने अब वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, उन्होंने लोन लिया था ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, प्रॉफिट जनरेट करेंगे, लेकिन उनकी एंटिटी को, यानी उनके बिजनेसेस को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो प्रॉफिट ना होने से उनको क्या हो गया, प्रॉफिट ना होने से अब उनको लोन चुकाने में दिक्कत हो रही है, तो अपनी एंटिटीज को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वो धीरे धीरे करके बेचना स्टार्ट कर रहे हैं, लिक्विडेट कर रहे हैं। मार्केटिंग डिस इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग डिस इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग डिस इकोनॉमिक्स मतलब कि क्या होता है कि मार्केट में नए नए चेंजेस आते हैं, मार्केट में नए नए चेंजेस आते हैं, कई बार आप उन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाते हो, तो वो भी आपकी क्या है, आपके लिए नेगेटिव फीडबैक होता है। फाइनेंशियल डिस इकोनॉमिक्स, मैंने वही बोला कि आप लोग क्या हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले लेते हो, ये सोचकर कि आपको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू होगा, कई बार उल्टा दाव पड़ जाता है, तो आपको अब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की पेमेंट करने में भी दिक्कत होती है। आइए हम एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं। Impact of internal economics and internal economic on long run average cost curve पे, when a firm accrue internal economics with the expansion of its scale of plant, the LAC curve would fall, and when after a certain point, क्या होता है कि जब आप एक्सपेंशन करते हो तो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है, वो झुकना स्टार्ट हो जाता है। A firm receive the internal diseconomics with the expansion of its scale of output, the LAC curve would rise, फिर धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, स्टार्ट राइज करना स्टार्ट हो जाता है आपका LAC कर्व, पहले आपका गिरता है, फिर आपका स्टार्ट हो जाता है एलईसी कर्व बढ़ना, इस तरीके से। Thus, internal economics causes the LAC to fall and internal diseconomics causes the LAC to rise. Hence, the internal economics and economics are responsible for U shape of the LAC curve. यानी जो internal economics है और जो diseconomics है, यही रीजन है LAC कर्व का U शेप होने के कारण, पहले वो गिरता है फिर ऊपर ना स्टार्ट हो जाता है, ये U शेप में बनना स्टार्ट हो जाता है। इट इज शोन इन द डायग्राम, ये हमने देख लिया, क्या पढ़ा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, यानी जब हम एवरेज कॉस्ट का मतलब एक यूनिट को बनाने में पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट डिवाइड में एवरेज कॉस्ट, ये मेरा पर यूनिट कॉस्ट आ जाता है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि एक एडिशनल यूनिट बनाने से हमें कितना एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, हमारी एक्स्ट्रा कितनी कॉस्ट आ रही है, तो ये मेरा होता है मार्जिनल कॉस्ट। इसके बाद लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, हमारे पास समय होता है, हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में हम क्या करते हैं, पहले ये हमारा गिरता है फिर धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाता है। लॉन्ग रन हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है, यू शेप का होता है, इसी के कारण से हमारा जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होता है वो भी यू शेप होता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को हम लर्निंग कर्व और हम इन्वेलप कर्व भी बोलते हैं। एक एक नंबर में आ सकते हैं, मैं ये पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको कवर करा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, यानी जब आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हो, अपना बिजनेस बढ़ाते हो, तो उसके क्या फायदे हैं,
तो दो फायदे हैं उसके, इंटरनल इकोनॉमिक्स और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। इंटरनल इकोनॉमिक्स के फायदे पढ़ते हैं हम। इंटरनल इकोनॉमिक्स से क्या होता है, पहला फायदा है हमारा लेबर इकोनॉमिक्स। क्या होता है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर लेबर से वही काम बार बार करवाते हैं तो वो उसको एक्सपर्ट हो जाता है, और अब जिस काम को करने के लिए वो 1 घंटा ले जाता, आज उसी काम को करने के लिए 20 मिनट लेता है वो। तो ये फायदे हैं। टेक्निकल इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम आ रही है, नए नए चेंजेस आ रहे हैं, आप नई नई टेक्नोलॉजी जो है उसको अडॉप्ट कर रहे हो, इससे आपको अपने यूनिट्स को बनाने में समय कम लगता है। मैनेजरल इकोनॉमिक्स, आप टैलेंटेड बंदे को, जो स्किल्सफुल बंदे हैं उनको आप हायर करते हो, वो नई नई पॉलिसीज को लाने में बेनिफिट होते हैं और आपको प्रॉफिट दिलवाते हैं। मार्केटिंग इकोनॉमिक्स, आप बाहर जाकर अपनी मार्केटिंग करते हो, वो भी आपको बेनिफिट देता है, नए कस्टमर आपके पास आते हैं। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, अगर आप सही से काम करोगे, ठीक है, तो आपको क्या होता है, बाहर लोन लेने में भी, यानी फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स यानी लोन वोन लेने में भी बेनिफिट होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है, नए नए प्रोडक्ट को बनाती है, किस तरीके से हम नए प्रोडक्ट बनाकर अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें और अपने कॉम्पिटिटर को किस तरीके से कॉम्पिटिशन दे सकें अच्छा, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम भी बनाती है। अब इसके जो है नुकसान देखिए, मैनेजरियल डिसइकोनॉमिक्स के नुकसान क्या है, मैनेजमेंट डिसइकोनॉमिक्स। कई बार क्या होता है कि आप जब हायर अथॉरिटी को, एजुकेटेड लोगों को हायर करते हो, तो इस पर्पज से हायर करते हैं कि वो लोग हमें बेनिफिट दें, लेकिन कई बार मान लीजिए ढंग से काम नहीं करे तो हमें, हमारा जो दावा है वो उल्टा पड़ जाता है। टेक्निकल डिसइकोनॉमिक्स, टेक्निकल डिसइकोनॉमिक्स, मान लीजिए आपने टेक्नोलॉजी को इशू करा, कई बार जो होते हैं वो जो बंदे होते हैं वो नई टेक्नोलॉजीज को लेने में असमर्थ होते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल यानी नुकसानदेह होता है। रिस्क बियरिंग डिसइकोनॉमिक्स, कई बार क्या होता है कि जो हम लोन वोन लेते हैं तो वो हमें क्या होता है, दिक्कत दे जाता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, हमारा बिजनेस नहीं चल पाता जैसा हमने सोचा था। मार्केटिंग डिस इकोनॉमिक्स, कई बार हम जो थे मार्केटिंग की, जो मार्केट है वहां पर सही से लोगों के बीच जो है अपनी जो प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, अपने जो विचार हैं, अपनी जो नई नई पॉलिसीज है वो लोगों को नहीं बता पाते, तो एक सही मैसेज जो है लोगों पे नहीं जा पाता। फाइनेंशियल डिस इकोनॉमिक्स, कई बार क्या होता है कि दाव हमारा उल्टा पड़ जाता है, हम लोग लोन लेते हैं, कई बार हम लोन तो फायदे के लिए लेते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस उस हिसाब से नहीं चल पाता जिस हिसाब से हमने गाइस सोचा हुआ था, तो हमें क्या होता है, दिक्कत हो जाती है, हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बिजनेस हमारा चल नहीं पा रहा, तो वो हमें दिक्कत दे जाता है। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल इकोनॉमिक्स एंड इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स। इंटरनल इकोनॉमिक्स के कारण हमारा जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमारा गिरना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, हमारा ये गिरना स्टार्ट होता है इकोनॉमिक्स के कारण, और डिस इकोनॉमिक्स के कारण हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण से हमारा एलएसी कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, यू शेप होता है। सो गाइज आज के लिए यहीं पे फिनिश करेंगे हम। पिछली वीडियोस भी देख लीजिएगा, आपको सारे चैप्टर जो है वो मिल जाएंगे। सीए सीएस सीए में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए इकोनॉमिक्स जो है पूरी 100 मार्क की जितनी भी है आपकी मैं कवर कराऊंगा। इकोनॉमिक्स फुल मेरी तरफ से कवर होंगी विद एमसीक्यूज विद एवरीथिंग। तो सारी जो है प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। ओके, एंड हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय गाइस। बाय गाइस।